नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और जिम्मेदारियां तय करने के बड़े फैसले लिए, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नेताओं की गैरमौजूदगी और मंच पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हटाने जैसे घटनाक्रमों ने आंतरिक कलह को उजागर कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भावुक होकर सहयोग की अपील की, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी ये अपील पार्टी के बिखरते ताने बाने को समेट पाएगी या फिर यह बैठक सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोपाल में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। बैठक से जो सबसे बड़ा संदेश निकला वो था कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक मजबूती की कोशिश और साथ ही आंतरिक असंतोष की गहराई। जहां एक ओर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी को एकजुट करने की भावुक अपील की और नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी, वहीं वरिष्ठ नेताओं की गैरमौजूदगी ने नेतृत्व को कमजोर और पार्टी को विभाजित दिखाया। उपाध्यक्षों को संभागों और महासचिवों को जिलों की जिम्मेदारी देकर जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की रणनीति बनी, लेकिन कई नेताओं और उनके समर्थकों की बैठक से दूरी ने इस कवायद पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, 2 दिन जो है मैराथन बैठकें हुई हैं और वरिष्ठ नेताओं, वरिष्ठतम नेताओं और युवाओं के साथ जो है पूरे विचार साझा किए गए हैं। जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं उनके पूरे विचार लिए गए हैं कि वो किस तरह से काम करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हम ग्राम स्तर पर लेके जा रहे हैं और ग्राम स्तर पर हम जाके वहां कमेटियां बनाएंगे। लगभग 100 जो घर हैं उनके ऊपर एक कमेटी बनेगी और वो उन 100 घरों को मॉनिटरिंग करेगी। कांग्रेस की विचारधारा जो है उनके अंदर पल्लवित और पोषित करेगी और वहां से हम पूरे संगठन को खड़ा करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा विचार आया है। बीजेपी ने कांग्रेस की बैठक को निशाने पर लिया है। बीजेपी ने कहा, पटवारी जी के खिलाफ नेताओं का विद्रोह खुलकर सामने आ गया है। भावुकता के नाम पर ये केवल इमोशनल ड्रामा है। बीजेपी इसे कांग्रेस के अंदरूनी फूट और कमजोर नेतृत्व का परिणाम बता रही है। लेकिन कांग्रेस को पता है कि वो उनकी दोनों सीटों पर हार रही है, तो उस कारण से भाई के हार के भय से उन्होंने पहले ही अपनी कार्य समिति की बैठक कर ली और उस बैठक में निर्णय ले रहे हैं। और आपने देखा उसमें भी असंतोष के स्वर फूटे हुए हैं। उन असंतोष के स्वरों में आपने देखा 1 दर्जन से ज्यादा नेता उस बैठक में नहीं पहुंचे। और आज उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष हैं और बड़ा संवैधानिक पद होता है उनका मध्य प्रदेश में, और उनको भी वहां उनकी नाम की कुर्सी को भी हटा दिया गया। तो कांग्रेस ये अपने सीनियर नेताओं का अपमान भी करती है, बैठक में दिखता है। इसको सम्मान नहीं कहेंगे। अब कांग्रेस कितने ही निर्णय ले ले अपने संगठन को बदलने के लिए संगठन में, लेकिन कांग्रेस के अंदर नेता, नीति, नियत और नेतृत्व इसका पूर्णता अभाव है। आंतरिक लोकतंत्र का पूर्णता अभाव है। कांग्रेस के प्रयास असफल होंगे, असफल होते रहे हैं। बैठक के दौरान कांग्रेस ने नई रणनीतियां बनाई, लेकिन नेताओं की गैरमौजूदगी से पार्टी के अंदरूनी हालात पर सवाल उठे। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक एक तरफ नई उम्मीदें जगाती है तो दूसरी तरफ असंतोष और बिखराव की ओर भी इशारा करती है। जीतू पटवारी की भावुक अपील के बाद सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस बिखराव को रोक पाएगी या आने वाले चुनावों में ये असंतोष उसकी राह और कठिन बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। भोपाल में तो मंथन से निकला अमृत, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बृजराज सिंह जी जुड़े हैं। बृजराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनूप दुबोलिया जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रितेश जी, 2 दिवसीय बैठक से सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि वरिष्ठ नेता इसमें क्यों नहीं पहुंचे, न ही उनके समर्थक इसमें शामिल हुए। क्या किसी तरह के बिखराव की स्थिति है, जैसे कि बीजेपी आरोप लगा रही है? हमारे यहाँ एक कहावत जी, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते अमित जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज ही की मैं बात बता रहा हूं, इनके निर्वाचित मऊगंज विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी आज वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनशन में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं बृजराज सिंह जी भी पता कर लें अगर उनकी बहुत। वहीं दूसरी तरफ बिश्नोई जी जो कि जबलपुर से विधायक हैं, उन्होंने भी पार्टी के अंदर विद्रोह के स्वर उजागर किए हैं। जी,
तीसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठतम नेता गोपाल भार्गव जी की गाहे बगाहे टिप्पणियां आते रहना लगातार, और भूपेंद्र सिंह जी ने जो पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने साफ शब्दों में मुख्यमंत्री के सामने कहा कि मेरे फोन को ट्रैप किया जा रहा है। जिस पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा तनातनी हो, खींचतान हो और चार खेते हो, कहीं शिवराज, कहीं महाराज, कहीं मोहन यादव जी दुनिया, कहीं बीडी शर्मा, वो लोग दूसरे के घरों में पत्थर मारते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश 8 करोड़ जनता ने आपको सरकार चलाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, किसानों को अच्छी कीमत एमएसपी जिसका आपने वादा किया, रितेश जी ये तो उनकी पार्टी की बात हो गई, लेकिन आपकी पार्टी की हम बात करें तो क्यों इतनी अहम बैठक में जो बड़े नेता हैं वो शामिल नहीं हो पे, दूरी क्यों बनाए रखी? जी दे रहा हूं जी। देखिए, जो भी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, इस समय निरंतर कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार, जो भी पार्टियां निर्वाचित सरकार बनाएंगी, हमारा चाहे झारखंड में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कई पार्टियों के हमारा संगठन है और उनको पास वहां के प्रभार भी हैं जी। तो निश्चित तौर पर जब चुनावी समय होता है, चुनावी रणनीति तैयार की जाती है, तो कोई यहाँ पर बैठ के किसी भी तरह, ये प्रदेश की बैठक थी, प्रदेश के जो वरिष्ठतम नेता वहां पहुंचे और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय जी हो, उनको कोई दिल्ली में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई झारखंड में है, अब वो यहाँ बैठकर खाली इतने फुर्सत तो है नहीं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश के नेता आपके उमंग सिंघार जी, उमंग सिंघार जी की जो आपने बात कही, उमंग सिंघार जी अपने क्षेत्र के विधायक भी हैं। उन्होंने जैसा मुझे बताया कि हमारी पार्टी के अंदर जो बात आई, तो उसमें बात चली, उनके अंदर क्षेत्र में कोई आवश्यक कार्यक्रम था जिसके कारण नहीं आ पाए, और क्षेत्र में एक निर्वाचित होता है तो अपने क्षेत्र निर्वाचित क्षेत्र की तरफ होता है, इसके बाद ही किसी कार्यक्रम को बैठकों में जो भी निर्णय ले जाएंगे तो सभी साथ में है। ठीक है रितेश जी, आऊंगा आपके पास फिर से। बृजराज जी, काफी अहम काम भी होते हैं जनप्रतिनिधियों को जो निर्वाचित होते हैं, इस वजह से बैठक में नहीं भी आ पाए, तो फिर चर्चा का विषय ये क्यों बन जाता है? किस तरह से आप देखते हैं? हमने इसे चर्चा का विषय नहीं बनाया अमित जी। जो वहां हुआ, जिस तरह के वीडियो आए, मीडिया में चला, उसके बाद में हमने अपनी सिर्फ इतनी प्रतिक्रिया दी है कि भाई इनका घर इनसे संभला नहीं जाता है, दूसरे घरों में तामझाम करना बंद कर दें। जब हमारे घर में कुछ होता है तो हम हमारे ऊपर भी तलब टिप्पणियां करते हैं, ये अभी इनने बहुत सारा गिना दिया। किंतु मैं ये कहता हूं रितेश जी, किस हमारे सीनियर नेता ने पार्टी तोड़कर सरकार बनाई क्या? ये अनुशासन आपकी पार्टी में है क्या? कमलनाथ जी तो छिंदवाड़ा में बर्थडे मना रहे हैं, वो तो आ सकते थे। दिग्विजय सिंह को आप जानते ही हैं, वो बिल्कुल खुश नहीं है जीतू पटवारी से, सबके सामने ये बात। लेकिन एक बात मैं महत्वपूर्ण शुरुआत में सोचा था कि जिस दिन जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने थे, अंतर्मन ने कहा था कि एक अच्छा निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने कि एक युवा को कमान दी है, वो कुछ नया करेंगे और कुछ नया करने का प्रयास वो वाकई में कर रहे हैं। सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको करना चाहिए, अपने मन से करना चाहिए, कहीं तक तो पहुंचेंगे, कम से कम चल तो रहे हैं। किंतु उनका अंतर्कलह उनके लिए एक विषय है जिसको उनको ही देखना है। मैं तो यहाँ पर एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे घर में ताकने झांकने से पहले आप अपने घर को दुरुस्त कर लीजिए, जनता के बीच में वो मुद्दे लेके जाइए, किसी एक चीज पे स्टैंड लीजिए, अपने संगठन को मजबूत करिए। हमारे संगठन में मजबूती है, अनुशासन है, लोग हमारे यहाँ पक कर आगे बढ़ते हैं। गैर संगठनात्मक जो नियुक्तियां होती हैं उनमें हम उन लोगों को ही रखते जो विचारधारा से मैच नहीं करते। कई सारी चीजें जो यहाँ नहीं गिनाई जा सकती, लेकिन हमारी पार्टी में आज भी बहुत मजबूती है। नेतृत्व जो निर्णय लेता है उसके साथ खड़ी रहती है, कभी विद्रोह नहीं होता है। गोपाल भार्गव जी बहुत सीरियस है, पटेल साहब का इशू वो बता रहे थे, कहीं ना कहीं इतना बड़ा कुनबा है, थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, किंतु आपका कुनबा तो सिमट कर इतना सा हो गया है, उसे समेटिए, उसे मजबूत करिए। मैं तो प्रार्थना करूंगा प्रभु श्री राम से कि आप लोगों को इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे कि आप लोग आगे बढ़े, विपक्ष के रूप में एक सकारात्मक विपक्ष का कार्य जो आपको करना चाहिए करें। अनूप जी, ये जो पूरा घटनाक्रम आज हुआ है, अनूप जी, इसे किस तरह से आप देखते हैं? और इस पैनल में कांग्रेस की तरफ से जो दलील रखी गई है, कितना सही, कितना सार्थक इसे आप मानते हैं? जी, अभी महोदय की बात सुन रहा था जी, सवाल बड़ा है
उनकी एक बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कांग्रेस को निश्चित रूप से आत्मविश्लेषण की, आत्ममंथन की आवश्यकता है। लोकसभा, जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें मिली शिकस्त के बाद पार्टी ने निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष बदल के बड़ा निर्णय लिया है। युवा कंधों पे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन जहां तक गुटबाजी की बात है, पार्टी ने अभी पूरी तरीके से वो गुटबाजी खत्म नहीं हुई है। पार्टी हाईकमान को ये सोचना पड़ेगा। देखिए, भाजपा को शुरू से केडर बेस्ड संगठन कहा जाता है। निश्चित रूप से कांग्रेस को उसका मुकाबला करने के लिए जमीन से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अभी बहुत कुछ खामियां हैं। रही बात कार्य समिति की, जो अभी मंथन की बैठक चल रही है, उसमें जैसा कि बताया उन्होंने, बड़े नेताओं का जो अभी नजरिया है वो उनको सबको साथ लेके जीतू पटवारी जी चलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस का बाकी राज्यों में आप देखेंगे तो बाकी राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था पूरे देश में, लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें अपन तो पूरी 29 सीटें भाजपा ने जीती थी। तो उसके बाद से ही सिर्फ अध्यक्ष बदलने से कुछ नहीं होगा। हाईकमान को ये भी सोचना चाहिए कि कार्यकर्ता लेवल पे भाजपा से यदि मुकाबला करना है तो निश्चित रूप से जमीनी स्तर से लेकर युद्ध स्तर पे कुछ तैयारी करनी चाहिए, रणनीति बदलनी होगी। अभी 2 उपचुनाव हुए प्रदेश में, दोनों उपचुनाव में भी ये कलह की, हालांकि भाजपा में भी कलह की बातें हैं, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं संगठनात्मक दृष्टि से वहां भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पटवारी जी मेहनत कर रहे हैं, अकेले पटवारी जी की मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, आज भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के छत्रप माने जाते हैं, बड़े छत्रप हैं। जब तक सारे बड़े नेता, सारे आला नेता संगठन को समर्थन नहीं देंगे, संगठन के साथ नहीं चलेंगे, निश्चित रूप से संगठन तब तक जूझता रहेगा। रितेश जी, एक बात तो बार बार यहाँ पर आती है, बीजेपी हालांकि जब कहती है तो कांग्रेस का कहना यह होता है कि वो सिर्फ राजनीति करे, लेकिन बुद्धिजीवी भी इस बात को दोहराते हैं कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। आपके जो बड़े नेता है, जिनका इतने सालों का अनुभव है, एक मार्गदर्शक के तौर पर वो गाइड कर सकते हैं आज के युवाओं को, साथ ही जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आखिर क्या इस बारे में भी कांग्रेस विचार कर रही है, मंथन कर रही है, ताकि ये जो संदेश गया है, बहुत बड़ा संदेश गया है कि विपक्ष के नेता ही आज इस बैठक में मौजूद नहीं थे, तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक मैसेज भी गलत जाता है और कार्यकर्ताओं के बीच भी इसको लेकर सुगबुगाहट होती है? देखिए, हर बात को संदेश की तरह मत ले लीजिए। कई बार कई है, मैं जी हर संगठन के पदाधिकारी नहीं पहुंच पाते, कोई पहली बार नहीं, संभव है, हर दल में संभव है जी। रही एक बात। दूसरी बात, आपने बात कही, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमें और अधिक संगठन पे फोकस करने की आवश्यकता है। निरंतर जब तक हमें सफलता नहीं मिलती, हमें निरंतर प्रयोग भी करने पड़ेंगे, परामर्श भी करने पड़ेंगे और प्रतियोगिता भी करनी पड़ेगी। इन तीनों बातों से मैं अपना भी संयोग रखता हूं और आपकी बात से सहमत भी हूं। और उनको बैठक में किसी के ना आने से सवालिया निशान खड़े कर देना, फूट की बात करते रहना, तरह तरह की अफवाहें उड़ाना, तो ये भारतीय जो खास उस दल का जिस जनता ने निर्वाचित किया है 3-3, 4-4 बार, और उनके संगठन में मैंने आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे विंध्य का भी मामला गिनाया, महाकौशल का गिनाया, बुंदेलखंड का गिनाया, बघेलखंड का गिनाया और चंबल और मालवा के सारे 5 मैटर मैंने आपको गिना दिए। पर अब जब आपके खुद के दल में इतनी काटा नासी मची है तो आप दूसरे पर सवाल खड़े। रही बात कांग्रेस की, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमें और अधिक संगठन पर फोकस करने की आवश्यकता है। जीतू जी निरंतर नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, परंतु कहा जाए सफलता रातों रात किसी को अर्जित नहीं होती है, और निरंतर प्रयासों के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी का माया जाल है उसको कहीं ना कहीं हम तोड़ने में सफल होंगे। आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं ऐसी कोरी घोषणा तो नहीं निर्वाचित हुए या निर्वाचन हुए, फिर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी और हम सीटें जीत कर आएंगे और देश के मानस पटल पर एक बार फिर से कांग्रेस शीर्ष पर स्थापित होगी। इस बात के लिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। ब्रिजराज जी, क्या बीजेपी ने जो मायाजाल बिछाया है वो अब कांग्रेस की इस बैठक के बाद टूट सकता है? नहीं, मैं इस पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बस मैं तो यही कहूंगा कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में विपक्ष आए तो हमें सरकार चलाने में प्रशासनिक रूप से जो भी है उसमें हमारी भी कसावट आएगी। किंतु मायाजाल जो शब्द है वो भ्रमित करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई मायाजाल नहीं बिछाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है।
भारतीय जनता पार्टी एक वचन पत्र लेके चलती है और वचन पत्र को 5 साल उस पर काम करती है। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जाती है और जनता चर्चा करती है। मुख्य विषय ये है कि भारत आज कहाँ है, भारत को कहाँ पहुंचना है, उसमें मध्य प्रदेश का क्या रोल है, मध्य प्रदेश क्या करने वाला है, उसके तरफ कार्य किए जा रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, बहुत सारी चीजें होती है कि प्रशासनिक रूप से जो नहीं सही हो पाती हैं, किंतु हमारी नीति, नियत और नेतृत्व तीनों ईमानदार हैं और हम ईमानदारी से एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को विकसित भारत बनाने के लिए विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण हो, सबका साथ सबका विकास हो। हम रटी रटाई प्रोपोगंडा और टूल किट की बातें नहीं करते हैं। हम, आप चाहें हमारे रिपोर्ट कार्ड गाए बगाए और रिकॉर्ड होते हैं, देख सकते हैं। जनता पे हमको विश्वास है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास है। डॉक्टर मोहन यादव नए लीडर जरूर हैं, लेकिन 2 बार के मंत्री रहे हैं, नेतृत्व करना हमको आता है और आज की डेट में मध्य प्रदेश में एक सफल सरकार चला रहे हैं। रितेश जी, जवाब दीजिए, आज की जो बैठक थी काफी अहम थी। आपने उपाध्यक्षों को, संभागों और महासचिवों को जिलों की जिम्मेदारी दी है, जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। अब क्या उम्मीदें आगे इस बैठक से है? मैं उस पर भी आऊंगा, पर पहले मैंने 4 बातें जो मुख्य रूप से इन्होंने उठाई भारतीय जनता पार्टी के हमारी काबिल प्रवक्ता ने, तो इन 4 बातों का आपको जवाब देता हूं। पहली बात इन्होंने कहा जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता हम उनको संगठन में स्थान नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं, इसकी शुरुआत होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया से। क्या वो आपकी विचारधारा के थे? रामनिवास रावत, जिन्हें आपने मंत्री बना दिया है, निर्मला सप्रे, इसके अलावा अमरवाड़ा से जिन्हें धीरेन्द्र शाह को आप लेकर आए। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले कार्यकर्ता को आप सिरमाथों पे बैठाते हैं और अपनी पार्टी के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले कार्यकर्ता अपनी पार्टी। पहला जवाब। भारत कहाँ है, ये आपने दूसरा सवाल किया। भारत वहां है जिस देश का एक व्यक्ति देश में पूरे देश में व्यापार चलाता है और अमेरिका उसके खिलाफ बार चलाते हैं। अभी मैं तारीफ कर रहा था रितेश जी की कि रितेश जी आज प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे तो वो शुरू हो गया अमित जी आखिरी में। अब बताइए चिल्ला चौट करने से क्या होगा? की कीमत डॉलर के सामने नतमस्तक हो चुकी है। नंबर 2। नंबर 3, मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश महिला और बलात्कार में नंबर 1 है, यहाँ मध्य प्रदेश है। और नंबर 4, नीति, नियत और वचन पत्र। तो वचन पत्र में लिखा था कि हर किसान को 2700 देंगे गेहूं का और 3100 देंगे धान का, लाडली बहना को देंगे 3000 रुपए और 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक भी बात आपकी सरकार ने निभाई हो तो इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के सामने अपना मुंह खोलने का कष्ट करे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस संघर्ष के रास्ते का अख्तियार कर रखा, सड़क से लेकर संसद तक हम आपकी जन विरोधी खोलने का काम करेंगे। आपका ये संघर्ष और लंबा चले और लंबा चले और लंबा चले और चलता ही चला जाए, क्योंकि जब तक आप ये झूठ की सुनने में इनकी पार्टी के। ठीक है, जवाब दीजिए बृजराज जी, आपने अपने वादे पूरे नहीं किए और सवाल कांग्रेस पर है। बृजराज जी, मैंने आपको कहा ना कि मैं तो चाहूंगा कि रितेश जी का संघर्ष और लंबा हो और लंबा हो और लंबा हो। क्यों? क्योंकि ये जिस जो मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसकी नींव जो है झूठ पर खड़ी हुई है। इन्होंने शब्दों के माया जाल में फंसाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे को असफल दिखाने का प्रयास करें। जनता का विश्वास हमारी नीयत है और इसका प्रमाण बार बार जनता दे रही है। ये अब विषय ही नहीं रहा, विषय है विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश, जिसके लिए लगातार निरंतर कार्य चल रहे हैं। हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है, मोहन यादव जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, किंतु रितेश जी के पास में ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। जब तक इनका नेतृत्व राहुल गांधी जी करते रहेंगे तब तक मुझे पूर्ण उम्मीद है इनका संघर्ष बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक है, अनूप जी का रुख कर लेते हैं। अनूप जी, दोनों पक्षों को विस्तार से आपने सुना, लेकिन सवाल वही है बैठक को लेकर जो हमारी आज चर्चा है। इस बैठक के बाद किस तरह से आप देखते हैं कि क्या कोई मजबूती संगठन में आ पाएगी और एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर फिलहाल कांग्रेस कहां है, क्या कर रही है और क्या किया जाना चाहिए? देखिए अमित जी, जैसा कि दोनों दलों के प्रवक्ताओं की जो अपनी अपनी बातें हैं, मैं निश्चित रूप से बड़े निष्पक्ष रूप से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस देश की सफलता प्रधानमंत्री कही जाने वाली अटल जी ने जिनको दुर्गा का अवतार कहा था, इंदिरा जी के टाइम से कांग्रेस ने निश्चित रूप से संगठन को कहा था, काम ऑन रिकॉर्ड कहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि
कि संगठन कांग्रेस का शुरू से, आपको याद होगा अपन पुरानी पेज में क्या याद करें, कांग्रेस की संगठन में कहीं ना कहीं दिक्कतें सिंडिकेट कांग्रेस से लेकर चली आ रही है। उस समय से लेकर आज तक कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर हुआ है, उभरा है, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान जो दौर है कांग्रेस का, वो निश्चित रूप से इनकी अग्नि परीक्षा का दौर है। और ये जो गहन विश्लेषण है आज की बैठक के माध्यम से जो कर रहे हैं, उनको इसकी बहुत आवश्यकता है। रही बात, मैं दोबारा एक बात बोल रहा हूँ कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए कैडर बेस्ड संगठन खड़ा करने की जरूरत है। जी, आरएसएस के अनुसांगिक संगठन भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को सहयोग करते हैं। तो कांग्रेस का जो एक बड़ा अच्छा संगठन फेबदल हुआ करता था, जैसे अन्य संगठनों को, उनका विद्यार्थी संगठन है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उनका युवाओं का संगठन है युवा कांग्रेस, इन सभी संगठनों को महिला कांग्रेस, महिलाओं का संगठन है महिला कांग्रेस, जब तक ये सभी मिलकर एक साथ एक सुर में एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे, जैसा भी भाई कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए भाजपा से मुकाबले की बड़ी रणनीति तैयार कर ली हुई। रितेश जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि कैडर बेस्ड संगठन पार्टी को इस दिशा में भी कदम बढ़ाना होगा ताकि जो चुनौतियां हैं उन्हें पार किया जा सके? बस मेरा तो इतना ही सवाल है कि इतना सफलतम संगठन है तो कांग्रेस से आए हुए नेताओं को साथी पे क्यों बैठाते हैं? अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता। जी, रितेश जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं जो वरिष्ठ पत्रकार ने कही है कि कैडर बेस्ड संगठन अगर होगा तब बहुत सारी चुनौतियां पार कर सकती है कांग्रेस? हर पार्टी की अपनी यूएसपी है। मेरा मानना है कांग्रेस सही रास्ते पे, उसे जनता की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, कोई कैडर वेडर की आवश्यकता नहीं। इसी कैडर को हरा के हमने 70 साल देश पे राज किया है और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस जीत जाएगी। तेलंगाना में आज भी हमारी सरकार है, कई राज्यों में आज भी हमारी सरकार, हमारे सहयोगी दलों की सरकार है। अब ये बात है कि लोकतंत्र पर काली कोट के सरकार पर खरीद फरोख्त का काम करते हो, तो क्या मतलब है ऐसे कैडर का जिसपे कोई सिद्धांत न हो, जिसके कोई नियम न हो, जिसका कोई राष्ट्र। जी, आऊंगा ब्रिजराज जी, आपसे जवाब लूंगा मैं। जी ब्रिजराज जी, जवाब दीजिए। जी ब्रिजराज जी। नहीं रहते हैं, क्यों विषय से भटकते हैं, खरीद फरोख्त ये वो। अरे भाई, आपने ऐसे नेता बनाए क्यों जो बिक जाते हैं? हमारे नेता खरीद के दिखाओ, ये कैडर का फायदा है। अनुशासन में रहते हैं हमारे नेता, संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। अब हम कुछ कह देंगे आप, देखिए रितेश जी, जो विषय होता है विषय पे बात किया करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं बहुत सिंपल सी आपसे बात कह रहा हूं कि बंधु, हमारी नकल मत करिए, पर अपना संगठन खड़ा करिए, हमें मजा आएगा। कोई अच्छा, पर सबसे पहले अपना नेतृत्व बदलिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ये मैं लिख के देने को तैयार हूं आपको। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, राहुल गांधी में ना कोई विजन है, ना कोई उनमें समझ है, और ना ही वो आपको आगे कहीं ले जा पाएंगे। जीतू पटवारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, उनमें विजन तो भी है। जय हिंद, जय भारत। अमित जी, मुझे एक और डिबेट। चलिए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बैठक हो चुकी है, लेकिन इसके बाद काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं और किस रणनीति से के साथ कांग्रेस काम करेगी, ये फिलहाल सभी की निगाहें इस पर होंगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।